हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखो आप सभी को पता है कि जो 23 जून 2024 को री एग्जाम हुआ था नीट का, उसके पेपर के एनालिसिस तो मैं पहले ही दे चुका हूं। अब मैं देता हूं पेपर का सलूशन कि केमिस्ट्री के पेपर का सलूशन कैसा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सलूशन मैं आपको पूरा का पूरा कराता हूं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आए थे और बच्चों उनका सलूशन कैसे करना है। मैंने आपको पीछे बताया है कि पेपर में वही क्वेश्चन आए थे जिस तरह के क्वेश्चन आपको क्लासों में कराए गए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग डाटा इज फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। देखो आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, ए का कंसंट्रेशन दिया है, बी का कंसंट्रेशन दिया है और साथ में उसका रेट दिया है। पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए गए। अब जरा देखो बी का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल, और रेट क्या हो रहा है, डबल। जो चेंज कंसंट्रेशन में हो रहा है वही चेंज रेट में हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होता है, 1। कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट में ना चेंज हो तो ऑर्डर कितना होता है, 0। कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वही चेंज रेट में हो रहा है तो ऑर्डर कितना होता है, 1। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट भी डबल हो रहा है तो ऑर्डर 1। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट स्क्वायर में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर 2। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट क्यूब में चेंज हो रहा है तो ऑर्डर 3। कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ऑर्डर 0। तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया। अब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। अब बी के रिस्पेक्ट में निकालो, इनको कंपेयर कर लो। बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहां पर भी 0.2, यहां पर भी 0.2, और बी का कंसंट्रेशन डबल हुआ है। बी का कंसंट्रेशन डबल हुआ है, यहां पर ये देखो रेट क्या हुआ है, 4 गुना हुआ है, 4 से 16 हुआ है। ये पॉइंट लगा है मगर यहां पावर देखो -2 है, जब पावर -3 करोगे तो ये 16 हो जाएगा। तो बी का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो रहा है, स्क्वायर में चेंज हो रहा है, 4 गुना चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन डबल, रेट 4 गुना। ऐसा कब होता है, जब ऑर्डर 2 हो, जब ऑर्डर 2 हो। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 3rd। नेक्स्ट, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। तो देखो जरा, इस रिएक्शन को पलटा गया है, तो जब रिएक्शन पलटोगे तो K पलट जाएगा। इस रिएक्शन को पलटा गया है क्योंकि A3B यहां पर है और यहां पे A3B एज ए प्रोडक्ट है और यहां पर A3B एज ए रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन को पलटा गया है, फिर 2 से डिवाइड किया गया है। देखो यहां पर 2 से डिवाइड है, तो रिएक्शन को पलटने से K पलट जाता है और जिस नंबर से डिवाइड करते हो वो क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो क्या आ गया, K2 इक्वल टू आ गया 1/√K1। ऐसा कहीं दिया है, K2 इक्वल टू 1/√K1। K2 इक्वल टू 1/√K1। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 इक्वल सोल्यूशन इज। यार ये क्वेश्चन बहुत ही सस्ता और बहुत ही इजी है। आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज। मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है M/V। मोलरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्यूट के मोल आ जाते हैं। मोलरिटी दी है 1/20 और वॉल्यूम कितना दिया है, 250, मगर किस में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो 10⁻³ करके लीटर कर लिया। अब यार इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये ऐसे आ गया, 1000 को नीचे ले आए, कोई दिक्कत, और यहां कितना है, 250, तो 250 और ये 4 आ गया, तो ये हो गया 180, मगर ये मोल आया है और वहां क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए करोगे मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,
2.25 ग्राम। m इंटू वी करने से क्या मिलता है? मोल। तो मोल किसका मिलेगा? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मोल मिल गए। फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास बना लिए। अब इस क्वेश्चन को जरा सभी बच्चे अच्छे से देखें। फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम N2 + 3H2 रिवर्सेबल 2NH3 डेल्टा H इक्वल टू -Q, द रिएक्शन इज फेवर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबिलिटी निकालनी है। माइनस होने का मतलब रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। माइनस होने का मतलब रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। अब जरा देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाए। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम जहां आना है वहीं पे आएगा। कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यदि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हमें फेवर चाहिए किधर का? फॉरवर्ड का, है ना। लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो, यदि अमोनिया का कंसंट्रेशन हाई करोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यह भी गलत लिखा है, क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन यदि बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो आंसर ये। किसी बच्चे ने कहा सर आपने प्रेशर की बात नहीं की, टेम्परेचर की बात नहीं की। मैंने उसकी बात की जिससे सबसे इजीली आंसर निकाल सकते हो। सबसे इजी आंसर निकल सकता है कंसंट्रेशन से। यदि अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, हाइड्रोजन का बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। तो मैंने इसीलिए इससे निकाला। अब ये प्रेशर और टेम्परेचर का भी बता देता हूं। डेल्टा एच का साइन कैसा है? निगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई, क्योंकि प्रेशर हाई रखने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर मोल कम हो। हाई प्रेशर रखने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर गैस के मोल कम है। इधर गैस के मोल 2 है और इधर गैस के मोल 4 है ना। तो प्रेशर भी फेवर कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को, टेम्परेचर भी फेवर कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को, कंसंट्रेशन भी फेवर कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन को। नेक्स्ट, क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन और गिवन बिलो, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये देखो क्वेश्चन, आपको पता है एनर्जी का फार्मूला होता है N+L। N+L की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर N+L का सम कितना है? 6। यहां पर N+L का सम कितना है? 5। यहां पर N+L का सम कितना है? 5। यहां प्लस N+L का सम कितना है? 4। इसका मतलब सबसे कम इसकी एनर्जी है, सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी है। तो सबसे कम कौन है? 4। सबसे ज्यादा कौन है? फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, सबसे ज्यादा फर्स्ट, सबसे कम 4, सबसे कम 4। अब इसका मतलब इन दोनों में लगाना है। तो ये 4, अब ये 5 है। तो जब N+L की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तो फिर एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? N के। जिसका N ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो इसका N ज्यादा है, इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 3। इसका मतलब थर्ड की एनर्जी जो है वो सेकंड से ज्यादा है। तो थर्ड की एनर्जी जो है वो सेकंड से ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट क्या हो रही है? गेन हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? गेन हो रही है। तो एनर्जी यदि गेन हो रही है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब वो कह रहा है ये बताओ। अब देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है? कांस्टेंट प्रेशर की हीट को इंथैल्पी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को इंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो यार चाहो तो आप उसको डेल्टा एच बोलो और चाहो तो आप उसको क्यूपी बोलो, मगर क्यूपी कैसा होगा? पॉजिटिव, निगेटिव नहीं।
क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही इंथैल्पी चेंज बोला जाता है। तो ये दोनों एक ही बात है, कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही इंथैल्पी चेंज बोला जाता है। तो ऐसा कहीं आंसर है? ये आंसर है। नेक्स्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन। जो बच्चे मंथन नीट बैच लिए हैं वहां पे अभी मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहला ही चैप्टर स्टार्ट है ना, अभी पहला ही चैप्टर नहीं खत्म हुआ है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन वहां करा रखा है। मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्वेश्चन आपकी नोटबुक में। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है, इजी है, आप 2 मिनट में कर लोगे। अभी मोल वाला कौन सा था? ये एक क्वेश्चन, ये देखो कंसंट्रेशन से आया है। एक क्वेश्चन आपको ये देखो मिला। ऐसे क्वेश्चन भी आराम से करा रखे खूब सारे। 1 ग्राम हाइड्रोजन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल हैं? पहले तो ये देखो, तो क्या करोगे, मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो कितने मोल आ गए? 0.5 मोल। अब मोल को नंबर बनाने के लिए क्या करोगे? Na से मल्टीप्लाई। तो इतने मॉलिक्यूल हैं। तो अब आप चेक कर लो इतने मॉलिक्यूल किस में है। ए को चेक करते हैं, पहले को, पहले मोल बनाया और मोल को नंबर बनाओ तो वही आंसर आ जाएगा। सेम नंबर इसमें है। और भी चेक कर लेते हैं, दूसरा चेक कर लो, 18 ग्राम मोल बनाया। अब मोल सेम नहीं है तो मॉलिक्यूल भी सेम नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा चेक कर लो, 16 ग्राम। अब देखो कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, तो 12 और प्लस 16 28 हो गया। अब देखो मोल सेम नहीं है तो नंबर भी सेम नहीं होगा। भाई इसको डिवाइड करने से 0.5 तो आएगा नहीं। मोल को नंबर बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए सिर्फ Na का ही मल्टीप्लाई तो करोगे, तो 0.5 तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत है। वैसे आंसर आ चुका है मगर फिर भी मोल को मास है, मोल बन गया, और इसमें Na से मल्टीप्लाई करोगे नंबर बन जाएगा। तो अभी भी बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि बराबर आने के लिए कितना होना चाहिए? 0.5। तो आंसर क्या है? फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको खूब करा रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन। आपको अभी रिसेंटली 10 मिनट केमिकल काइनेटिक्स डाला है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की सारी थ्योरी, सारे ग्राफ 10 मिनट में आपको डाले गए हैं। 10 मिनट की जगह वो 20 मिनट का है ना, केमिकल काइनेटिक्स। उसमें ये ग्राफ बनवाया है, चेक कर लो, पढ़ाते समय भी बनवाया है और बहुत ज्यादा फोकस भी किया है कि भाई ये ग्राफ को ध्यान रखना। अब देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ln k वर्सेस 1/t अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन। देखो आर्हेनियस इक्वेशन ये होती है। अब इसमें आप ln लोगे तो क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। और इसको सॉल्व करो, यहां पर E लिखा है, इसका बेस भी E है। ln का बेस कितना होता है? E। तो E लिखा है, बेस E है, तो 1 हो जाएगा। तो यार इक्वेशन आपकी ये है। अब देखो ग्राफ किसके बीच में है? ln के 1/t। तो ये हो गया हमारा y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, तो ये हो गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट। तो यार स्लोप हमारा कितना आ गया? -EA/r। तो इसका मतलब पहली बात, स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। ये निगेटिव स्लोप नहीं है, ये निगेटिव स्लोप नहीं है, ये निगेटिव स्लोप नहीं है, तो बस यही आंसर ही होगा, क्योंकि निगेटिव स्लोप का एक ही ग्राफ बना है। निगेटिव स्लोप का सिर्फ एक ग्राफ बना है, ये वाला। The oxidation state not show by Mn in the reaction। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की नहीं है इस रिएक्शन में? तो आप सबको पता है ये कितना है? +6। ये कितना है? +7। ये कितना है? +4। अब +6 है
+2 नहीं है, +4 है, +7 है, +3 नहीं है। तो E और B और E आंसर है। MnO4 डबल निगेटिव में +6 आएगी, MnO4 निगेटिव में +7 आएगी, MnO2 में +4 आएगी। अब देखो इसको पढ़ो। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, द बामर्स स्पेक्ट्रिकल लाइन फॉर हाइड्रोजन विद लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 HR। देखो वेवलेंथ ऑफ द सीरीज जो होती है वो ये होती है 1/r(z²) 1/n1² माइनस 1/n2²। अब जब बामर सीरीज की बात की जा रही है और हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 और बामर सीरीज की बात की जा रही है तो N1 की वैल्यू 2। अब वो कह क्या रहा है, जरा यहां पकड़ो, लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल क्या होता है? सक्सेसिव एनर्जी लेवल लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल के लिए N की वैल्यू कितनी रखोगे? N2 की 3। क्यों? सक्सेसिव एनर्जी लेवल लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। अब इसको सॉल्व करो तो 9 और 4 और 9 चौको 36, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा इधर गया, ये इधर गया, 36 डिवाइडेड बाई 5R। तो वो कह रहा है द बामर स्पेक्ट्रिकल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम with lowest energy level is located 5/36 RH। अब ये 5/36 है या नहीं ये देख लो। द बामर स्पेक्ट्रिकल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड। अब ये देखो वेवलेंथ कितनी आ रही है? इतनी आ रही है। 36 डिवाइडेड बाई 5R आ रही है, 5 डिवाइडेड बाई 36R नहीं आ रही है, चेक करो आप देख लो। द बामर स्पेक्ट्रिकल लाइन फॉर हाइड्रोजन विद लोवेस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/। तो ये इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। ये इसका मतलब क्या है? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर, ये क्या लिखा है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू लिखा होगा, है ना? तो ये गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। अब सेकंड चेक करना पड़ेगा, दो तो गलत हो गए। सेकंड क्या है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्टेड टू द शॉर्टर वेवलेंथ। यदि किसी बच्चे को याद हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि उसमें थ्योरी है, कोई क्वेश्चन नहीं कराता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर क्वेश्चन नहीं कराता है, आप चेक कर लो। वो सिर्फ पढ़ाता है, वो सिर्फ पढ़ाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ ऐसा होगा, है ना? इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होगा। लोग पढ़ाते हैं सिर्फ ऐसा होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये पीक बढ़ता जाएगा, इस तरह से कुछ। देखो जैसे अभी ये हुआ, ओ सॉरी, जैसे अभी ये हुआ, फिर तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये हुआ, तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये हुआ। इधर है वेवलेंथ, इधर क्या है? वेवलेंथ, ठीक है ना? कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो इधर है, और इंटेंसिटी ऑफ बैक बॉडी रेडिएशन इधर है, इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपको इस चीज को मैं दिखा भी देता हूं, यदि आप लोग को ये देखो, ये देखिए, देखो 3000 टेम्परेचर पे ये है, 4000 पे 4000 पे ये है, 5000 पे ये, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ जो पीक है वो इधर की साइड जा रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ की साइड जा रहा है। जो पीक है वो शॉर्ट वेवलेंथ की साइड जा रहा है। तो यही बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है, और ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है। तो देखो क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीज द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, कौन सा कर्व? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ,
शिफ्टेड टू द शॉर्टर वेवलेंथ साइड। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मैक्सिमा है, पीक है, वो जीरो की ओर शिफ्ट होता है, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड शिफ्ट होता है। ये देखिए आप, ये देखो है, इस पर मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है, ये वाला, इसी चीज को मैंने भी पूछ रखा है पेपर में। चलो ये देखिए, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऐसा कहां है? ये है, फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखो Zn हाफ सेल गिवन है, Fe हाफ सेल गिवन है और पूरा सेल बना हुआ है, इज इतना। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। सब बच्चों को पता है कि यार इसमें कुछ नहीं करना होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड लगाना है। अब आप क्या करो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 2 का। फराडे की वैल्यू कितनी है? देखो एक फराडे की वैल्यू इसने लिख रखी है 96487, जितनी इन्होंने लिखी वो लिख लेते हैं। ई सेल की वैल्यू कितनी है? 0.23। अब ये पूछ रहे हैं बताओ आंसर क्या आएगा, तो भाई आंसर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 96487 इंटू 0.32। अच्छा, तो ये वैल्यू आ गई 161,751,68 जूल। अब आंसर सारे किलो जूल में है, तो किलो जूल में 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 61.75168 किलो जूल। अब ऐसा देख लो कहां आंसर है। अब माइनस का आएगा, ये देखो वोल्टेज कैसा दिया है? प्लस का, तो साइन कैसा आएगा? माइनस। माइनस का आएगा, तो देखो ये प्लस दिया है और ये माइनस दिया है, तो आपको माइनस वाला टिक करना है, प्लस वाला नहीं टिक करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर गई, फिर उसने साइन में फंसाया। ये देखो है, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 mKcl solution to the solubility of AgCl in water is। अब देखो दो क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए, तो देखो सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl in water कितनी आएगी? तो आप सबको पता है AgCl को पानी में डालोगे तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से 0SS। तो सॉल्बिलिटी कितनी आ जाएगी? KSP इक्वल टू √S², तो S इक्वल टू √KSP। KSP की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -10, मतलब 10 की पावर -5। तो वाटर में सॉल्बिलिटी इसकी आ गई 10 की पावर -5। कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी क्या आएगी? अब देखो मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी निकालने का एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट दिया है कि सॉल्बिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। KSP की वैल्यू 10 की पावर -10 और कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कितना है? 0.1। भाई कॉमन आयन कौन है? Cl। यहां पे Cl है, यहां पर भी Cl है, तो Cl का कंसंट्रेशन क्या होगा? जो KCl का कंसंट्रेशन होगा वही Cl का होगा। क्यों? KCl के एक मॉलिक्यूल में एक Cl आयन है, तो जो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का वही आयन का, तो वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई वैल्यू, क्या हो गई भाई? ये आ गई। अब ये वाटर में है, ये कॉमन आयन में है, तो वो किसका रेशियो पूछ रहा है? रेशियो ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 mKcl सोल्यूशन, तो KCl डिवाइडेड बाय वाटर पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कितना आ रहा है? 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अच्छा क्वेश्चन है,
बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो कैसे निकालें। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.1 ग्राम वाटर। ठीक है भाई, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह से कंबशन करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा तो वाटर बनाएगा। ये सारी बातें बता चुका हूं कि कार्बन को जलाने पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन को जलाने पे हमेशा वाटर बनेगा। कार्बन कितना है A, हाइड्रोजन कितना है B, ये देखो। अब ऑक्सीजन कितना है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 2A, यहां पे ऑक्सीजन कितना है B/2, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2A प्लस B/2 डिवाइडेड बाई 2 O2। ऐसे क्लियर क्लियर। अब वो कह क्या रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 3 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है 0.2 ग्राम, वाटर ऐसे। अब वो करना क्या चाहता है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। कार्बन और हाइड्रोजन में एक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर हाँ अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल तो नहीं कह सकते मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि कार्बन का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे भाई, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ऐसा ही तो लिखोगे। अब देखो मास ऑफ कंपाउंड तो 0.3 है, अब किसी तरह मास ऑफ कार्बन मिल जाए तो देखना कार्बन का मास देखते ही आ जाएगा। कैसे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या निकालना है। मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा उसके हिसाब से कर दिया है, नहीं तो ये सब कुछ मत करो, कुछ मत करो। आपको भाई कार्बन का परसेंटेज चाहिए तो मास ऑफ कार्बन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, मास ऑफ कंपाउंड 0.3। अब कार्बन का मास कैसे मिलेगा, जरा देखो, जितना कार्बन इसमें है वो सब का सब कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मैंने मोल बनाए, ये मोल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, और जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल कार्बन के होंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है। हाँ, अब कार्बन का मास बना लो, इतना आ गया भाई। आपको पता है मोल भाई, नंबर जो है, एटम जो है, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यहां पर कार्बन हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, यहां पर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो मैंने मोल बना लिए। तो जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे उतने ही मोल कार्बन के होंगे, और कार्बन के नंबर ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो इसका मतलब जितना कार्बन का नंबर यहां पर है उतना ही यहां होगा, उस नंबर को मास में कन्वर्ट कर लिया। तो कार्बन कितना है, इतना। अब इसको रख दो और 44 किधर आ जाएगा, नीचे। अब बस कट्टम काट खेल लो, तो खेल लेते हैं। 0.2 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 44। तो कार्बन का परसेंटेज आ रहा है अप्रॉक्स 18%। यदि कार्बन 18% है तो बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन कितना आ रहा है, लगभग 18%। तो पहले किसका पूछ रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंटेज इन द कंपाउंड। तो कार्बन हमारा 18% है। अब हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन का परसेंटेज सिर्फ एक ही में 18 दिया है तो यही आंसर होगा। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये 3.7 कैसे लिखा है। यदि 3.7 है इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी है।
इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि टोटल सम कितना हो रहा है, 100 का हो रहा है, और जब टोटल सम 100 नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ और भी है। ठीक है, आंसर निकल आया आपका 2 मिनट में। बात समझ पाए कैसे किया भाई? जिसका परसेंटेज निकाल रहा है उसका मास ऊपर, नीचे कंपाउंड, कंपाउंड 0.3 है। कार्बन का मास कैसे निकला? कार्बन का मास दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकल आए, तो कार्बन के मोल निकल आए। जितने मोल कार्बन यहां होगा उतने ही मोल कार्बन यहां होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जितना का है सारा का सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मास ऑफ कार्बन एटम आ गया, वही तो रखना है, मास ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन N2A2 plus 3B2 gives 2AB3, द इंथैल्पी चेंज इज इतना, द इंटरनल एनर्जी चेंज। अब देखो इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है डेल्टा एच, और इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा एच की वैल्यू किलो में जूल में चल रही है, देखो वहां किलो जूल दिया है और यहां जूल दिया है, तो इसको किलो जूल से जूल बना लो। अब डेल्टा NG टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो गैस के कितने मोल है? प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 4। आर की वैल्यू कितनी रखोगे? जूल की बात चल रही है 8.314। टी की वैल्यू कितनी रखोगे? 300। अब सॉल्व कर लो, तो भाई 2 इंटू 8.314 इंटू 300। अब सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, देखो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, और जब बच्चों ये वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज इससे बड़ा आएगा, 1500 से बड़ा आएगा, ये 1500 से, ये 15,000 से बड़ा आएगा, तो ये 15,000 से छोटा है, ये बहुत ही छोटा है। अच्छा ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में है, तो इसको एक बार जूल बनाओगे कितना आ जाएगा? 3000। हाँ ये भी छोटा है, अब ये भी बहुत छोटा है, यही आंसर होगा। आप चाहो तो अब आगे सॉल्व भी ना करो। अब भाई सोचो, ये जब इधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो 15,000 से बड़ी वैल्यू आएगी, ये 15,000 से छोटा है, ये किलो जूल है, इसको जूल बनाओगे तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये भी 15,000 से छोटा है ना, ये 1998 लिखा है, ये भी 15,000 से छोटा है, यही वैल्यू जो है 15,000 से बड़ी है 19,988, तो यही आंसर ही होगा। और आप चाहो तो जोड़ के देख लो, मैंने तो भाई जोड़ा नहीं, मैंने कहा टाइम बचाते हैं क्योंकि मेडिकल का पेपर है, मेडिकल के पेपर में यदि हमने टाइम बचाया इसका मतलब 4 नंबर बचाए। ये देखो है, आ गया। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एज 500 केल्विन एंड 700 केल्विन इज दिस, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूले पढ़ाए गए। अब देखो लॉग की वैल्यू दी है तो लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा E, मतलब EA, डेल्टा E नहीं EA, 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब यार वैल्यू डाल दो, लॉग K2 बाई K1, K2 बाई K1, तो K2 ये है, K1 ये है, ये एक क्या है 500, दूसरा क्या है 700। अब ये कितना आ गया लॉग, तो ये आ गया 3.5, 2.3032 R 500 700 बराबर 200 इंटू EA। बात समझ पाए कैसे कर दिया? इन सबको इधर ले आया, तो इसमें क्या करोगे, 0 से 0 हटा, 14 डिवाइडेड बाई 4 तो 3.5, ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, एलसीएम ले लोगे
500 इंटू 700 वो भी इधर आ गया, तो 500 इंटू 700, 700 माइनस 500, 200 बचा ये। अब 2 जीरो उड़ा दो। अब इस सब को कर लो। 3.5 की वैल्यू भाई ने दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई मारते जाओ। 0.5441, 8.31 आर की वैल्यू, 2.3032, 507 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है ईए की वैल्यू 18224.24 जूल, ये आ रही है। अब इतना देखो कहां लिखा है, तो लगभग ये आ रहा है शायद, ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। 182, फिर क्या है 19 और ये क्या है 310, तो 182 24 है, 24 की जगह ये मान लो लगभग ये आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, 20 क्वेश्चन आए हैं, 40% पेपर फिजिकल का है। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है ना, मैं पढ़ देता हूं, ये आइसोटोनिक लिखा है, विच इज आइसोटोनिक विद 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब देखो वो कह रहा है मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब यदि दो सोल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो उनके C1 बराबर होंगे C2 के। आइसोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन है कि पाई1 बराबर होता है पाई2 के। IC1RT, I2C2RT, RT से RT कट गया, I1 से I2 कट गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है ना तो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। ग्लूकोज भी डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता, यूरिया भी डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता, दोनों में I की वैल्यू क्या होगी 1, कट गई। C1 बराबर C2, तो एक का क्या है देखो 15 ग्राम है, मगर C2 क्या है मोल पर लीटर है, इसको मोल बनाओ तो यूरिया डिवाइडेड बाई 60। अब ये क्या हो गया मोल पर लीटर हो गया, और C2 क्या है कंसंट्रेशन है, तो मोल पर लीटर चाहिए ना। अब इसका पूछ रहा है मास क्या होगा, हमने W मान लिया, तो ये देखो मोल और पर लीटर, 1 लीटर में है ना। अब सॉल्व कर लो, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 15, 60, 180, कैलकुलेशन देख लेना, 45 ग्राम आ रहा है। 45 ग्राम कोई आंसर है? ये देखो आंसर है भाई। यदि सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो I1C2 इक्वल टू I2, सॉरी कहां चला गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इनमें से कौन कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है? कोरोजन होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है, साफ साफ डिफिनीशन लिखी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने कहा है कोरोजन का मतलब क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है क्या होता है कि मेटल जो होता है एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, या मेटल कार्बोनेट बनाता है, या मेटल सल्फेट बनाता है, एसेट्रा मिनरल बनाता है, कार्बोनेट सल्फेट ऐसे बनाता है। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल जो होते हैं वो बहुत स्लो रेट से ऑक्सीडाइज होते हैं और मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जांपल है, और वो लिख रहा है विच इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब हमें वो चाहिए जो कोरोजन का एग्जाम्पल ना हो। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यार ये तो एक प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये कोरोजन का एग्जाम्पल तो नहीं है।
वाटर की हाइड्रोलिसिस कराओगे उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये कोरोजन का एग्जांपल नहीं है कि नहीं? ये तो एक सिंपल सी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। टेसिंग ऑफ सिल्वर, ये कोरोजन का एग्जांपल है। और ये भी एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड ब्राउन कंपाउंडमेंट। मगर ये तो इलेक्ट्रोलिसिस है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना? अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? Which of the following pair of ions will have same spin only magnetic moment? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला ये होता है N+2 Bm बोर मैग्नेट्रॉन, और N क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होगी तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगा। वो कह रहा है सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो देख लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसमें सेम है। देखो Zn होता है 30 और Zn 30 है तो ये होता है D10 4s2। अब जब इसको आयन बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएंगे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब इसमें देखो Ti में कितने हैं? Ti कहां मिलेगा? स्कूटी वैन कार में फेंको, स्कूटी SC, ये देखो स्कूटी वैन कार में फेंको कॉपर निकल जिंक, स्कूटी वैन कार में फेंको कॉपर निकल जिंक, मतलब SC और Ti। तो ये होता है D1, ये होता है D2S2। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 2। तो टाइटेनियम +2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 0 है, इसमें 2 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। क्यों? इसमें 2 है तो इसमें 1 होगा। अब कॉपर +2, तो कॉपर +2 क्या होता है? कॉपर होता है 29 और 29 का मतलब होता है 3d10 4s1। अब जब कॉपर +2 निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d9 हो गया। अब 3d9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो सी वाला आंसर तो ठीक है। अब जब सी आंसर ठीक है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब या तो सी के साथ डी चलेगा या सी के साथ बी चलेगा, तो कोई एक चीज निकाल लो, सी के साथ बी देख लो या सी के साथ डी देख लो। देखो कॉपर +2 में ये है तो कॉपर +1 में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है कॉपर +1 में। अब स्कूटी वैन, यदि ये D1 है, ये D2 है, तो ये D3 है। अब यहां लिखा है वेलिडिनम +2, तो यहां पे D3 आएगा और D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो इसका मतलब ये गलत है। तो बस यही वाला आंसर सही होगा, ए और बी वाला, ए और बी, सॉरी सी और बी, ए और बी नहीं, सी और बी। क्रोनियम +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। क्रोनियम क्या होता है? 24 का मतलब होता है D5S1, और D5S1 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे 4 आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe कितना होता है? D6S2, और D6S2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो D6 आ जाएगा, और D6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक और भर गया तो एक पेयर हो गया, 4 अनपेयर्ड बचे, तो सही है। अच्छा क्वेश्चन। देखो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो केमिस्ट्री से हो, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को, ठीक है। तो अब आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने हैं, वो आपको दूसरे सर करा देंगे।
तो आप समझ रहे हो 40% पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से था। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे हैं, या तो मीडियोकर हैं या इजी हैं, टफ नहीं है। या तो मीडियोकर हैं या इजी हैं, टफ नहीं है कि बहुत कोई टफ क्वेश्चन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन टफ बहुत नहीं है ना, मीडियोकर है या इजी है। तो 40% है, इसलिए इग्नोर मत करिए, ठीक है। अब आप करिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट 2024 के पेपर के अंदर। यहां मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन आपको दे दिया गया और कहा गया कि इसके अंदर एटॉमिक रेडियस बताइए। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं कि लिथियम और बेरिलियम सर ये क्या है, तो ये मेटल होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूं बोरॉन और कार्बन के बारे में, तो ये नॉन मेटल होते हैं। ऑब्वियस एनसीईआरटी माता कहती हैं कि इनके अंदर आर कोवेलेंट पाया जाएगा, यानी कोवेलेंट रेडियस, और इनके अंदर पाया जाएगा आर मेटेलिक। बिना किसी संशय के मेटेलिक रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस पे डोमिनेट करता है, ये बखूबी हमें पता है। नाउ अब सवाल ये उठता है कि लिथियम से बेरिलियम कैसे पता करेंगे। सर लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव के बढ़ने का मतलब क्या है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाना। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब साइज घट जाना, यानी लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, साइज ज्यादा छोटी होगी, लिथियम बड़ा होगा। सर सवाल ये उठता है बोरॉन और कार्बन में क्या होगा। अगेन लेफ्ट से राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन का मतलब साइज कम, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ऐसा ऑप्शन कहां पे मैच कर रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, सेकंड नंबर, यानी कि आंसर सेकंड चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या था, बेयर्स रिएजेंट कोल्ड अल्कालाइन KMnO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपसे बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। एक तो होता है सिंपली KMnO4 जो कि अपने को डीएनए ब्लॉक में सुनने को मिलता है। दूसरी बार कहां सुनने को मिलता है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें, सॉरी अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जब आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं वहां देखने को मिलता है। तीसरी बार कहां देखने को मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक वाला जब आप सेगमेंट खोलते हैं तो वहां पे KMnO4 के नेचर के बारे में बताया जाता है। और चौथी बार अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन के अंदर देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन में दो जगह मेंशन होता है, एक बेयर्स रिएजेंट KMnO4 और एक होता है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां सवाल यह पूछा गया था बेयर्स रिएजेंट का बताइए। कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 को हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। किस कलर का होता है, माइट भी पॉसिबल आगे चल के आपसे यह भी सवाल पूछ लिया जाए, बेयर्स रिएजेंट का कलर बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिंक। तो बेयर्स रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड 1% कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 को कहते हैं। याद रखिएगा 1% कोल्ड अल्कालाइन KMnO4। अब ये जहां कहीं भी मैच करे आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट कहने का मतलब क्या है कि नॉन जीरो मतलब जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। भैया अगर आप देखेंगे CO2 को, तो CO2 के केस में क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन की औकात करीना से ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पूरी कोशिश करेगा। मान लीजिए मैंने μ1 कह दिया। अब अगर मैं बात करूं दूसरे केस में, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन, यानी कि अगेन एरो कहां से कहां लगेगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ से, ये हो गया μ2। अगर आप ढंग से देखें जितना आजू वाला ऑक्सीजन खींच रहा है उतना ही बाजू वाला ऑक्सीजन खींच रहा है, अगर आप ढंग से देखें, यानी μ1 कैंसिल कर देगा किसको, μ2 को। नेट रिजल्टेंट आ गया 0 बटा सन्नाटा, यानी CO2 का डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, CCl4, CH4 हो, CCl4 हो, बेंजीन हो या फिर कोई अल्केन हो, आपको पता है उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए कार्बन ये रहा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, समझना, अब 2 क्लोरीन की वजह से रिजल्टेंट आएगा बीच में। अरे सिंपल सी बात है, अगर चिड़िया जब उड़ रही होती है तो कैसे, वो आगे भी जा रही है और एट द सेम टाइम ऊपर भी जा रही है, लेकिन हमें दिखाई कहां से देकर रही है, हमें दिखाई दे रही है कि वो तिरछे उड़ रही है। रिजल्टेंट कहां आ रहा है, अगर आप देखेंगे एक वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, एक वेक्टर आगे की डायरेक्शन में। नेट अगर हम बोले रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं बीच में। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि CCl4 के केस में एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, रिजल्टेंट आया बीच में, तीसरा क्लोरीन चौथा क्लोरीन, नो डाउट ये प्लानर नहीं होता है, मैं मानता हूं, लेकिन रिजल्टेंट बीच में है। इसको μ1 बोला, इसको μ2, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट रिजल्टेंट आएगा 0। यानी अगेन अगर हम बात करें तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन सवाल क्या पूछा जा रहा है, नॉन जीरो आपको बताना है, यानी ये दोनों तो 0 है, ये दोनों आंसर नहीं है। HI और BF3 में अगर हम बात करते हैं सर, तो BF3 के अंदर देखेंगे तो यहां पे एक F है, दूसरा F है, तीसरा F है। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बोरॉन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की कोशिश करेगा, एक बार, दो बार,
3 बार, इसको मैंने बोला μ1, इसको मैंने बोला μ2, इसको मैंने बोला μ3। तीनों फ्लोरीन पृथ्वी के ही हैं, यानी तीनों वेक्टर आइडेंटिकल हैं। जब 3 आइडेंटिकल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो फिजिक्स ऐसा कहता है कि डाइपोल मोमेंट उनका क्या हो जाता है, नेट रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अगेन इसके लिए भी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब आप HI की बात करते हैं तो H और I के अंदर अगर आप ढंग से देखें तो यहां पे हमें 3 लोन पेयर दिखेंगे, जिसकी वजह से 3 एरो बनेंगे और वो जो होंगे वो नॉन जीरो बना देंगे, किसको, पूरे मॉलिक्यूल को बना देंगे। सवाल ये पूछा गया था इनमें से बताइए म्यू की वैल्यू नॉन जीरो किसके लिए होगी, मतलब जीरो नहीं हो सकती। आंसर क्या चला जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दिया गया C2H5 जोड़ दिया, नीचे NO2 जोड़ दिया। बड़े खूबसूरत सवाल है। ये सवाल कहां से पूछा गया है, ये सवाल अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा कि अमीन चैप्टर से इसको रिलेट किया गया। कैसे रिलेट किया उसने क्या कहा, भैया बेंजीन के पास क्या होता है, खोखा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब सुनना जरा गौर से, यहां जोड़ दिया NO2 क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। मेरे भाई यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑब्वियस है रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हो जाएगी कमी, हो जाएगी। यानी कि मैं इसके बेसिस पे ये निर्धारित नहीं कर सकता कि मेरे आने वाला भिखारी यानी आने वाला जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की तरफ क्या देखता हूं, मैं देखता हूं C2H5, तो मेरे दिल में ख्याल आता है हाइपर कंजुगेशन का। और हाइपर कंजुगेशन ऐसा कहता है कि यहां पे जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या लगाएंगे, +H लगाएंगे। +H लगाने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग, क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है, ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गया। अब ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गया तो हमें क्या दिया गया, Cl2 दिया, 2Cl प्लस FeCl3। भैया जी आपको पता है FeCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड का काम क्या है दुनिया में, कैटायन जनरेट करना। कैसे जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके FeCl3 जाएगा, Cl को खा जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, कैटायन। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमें जो चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल, वो भिखारी जो भीख मांगने जाएगा किससे, डब्बे से। अभी कौन से डब्बे से, बेंजीन के डब्बे से, वो जनरेट हो चुका है पिक्चर के अंदर। बात करते हैं, चूंकि +S से देखूं तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो यहां पे राजकुमारी कल्लो जाके ऑर्थो पोजीशन पे बैठ जाएंगी। तो पहला अपना जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, यहां पे ये रहा C2H5, नीचे जुड़ा हुआ साहब नजर आया NO2, और आजू में देखा तो नजर आया क्लोरीन। अब Sn + HCl दिया गया। Sn + HCl क्या करते हैं भैया, तो आप जब अमीन वाला चैप्टर खोलोगे तो पता चलेगा ये NO2 को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, NH2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। C2H5, यहां पे आजू में Cl और नीचे नजर आया NH2। अगला क्या दिया, NaNO2 + HCl। जी हां साहब, मिनरल एसिड के साथ हमने लिया तो 2 चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। पहला तो हेलो अल्केन हेलो एरिन्स के अंदर सैंडमेयर रिएक्शन दी गई है, और सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है NaNO2 + HCl करता क्या है, ये NH2 को N2 + Cl- में कन्वर्ट कर देगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। तो यहां पे NaNO2 + HCl हमने लिया, टेम्परेचर कुछ दे रखा है, ये बन गया आपका, ये रहा डब्बा, डब्बे के ऊपर नजर आया C2H5, नीचे नजर आया यहां पे क्लोरीन, और यहां पे नजर आया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन चुका है। अगला हमें दिया गया है Ki। मेरे भाई Ki जैसे ही दिया गया है, यहां पे K + I-। K कहता है मेटल हूं, बचपन से सपना है साहब सर पे पॉजिटिव रखने का, यानी बाजू वाले को इलेक्ट्रॉन देना पसंद है साहब, बाजू वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, सर पे नेगेटिव आएगा, जोर का झटका हाई जोरों से लगा। हालांकि यहां पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, लेकिन हम याद करने के लिए कह सकते हैं I- जोर की लात मारेगा। और यहां पे चूंकि N2 पॉजिटिव वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप कहा जाता है। सर ये लिविंग ग्रुप क्या है, स्पीसीज व्हिच कैन बी एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, लिविंग ग्रुप। सिंपल सी बात है, जो जिंदगी में जितनी जल्दी छोड़ के चला जाए, और छोड़ के जाने वाला आपके लिए कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है, जो जिंदगी में जितनी जल्दी छोड़ के चला जाए वो उतना तगड़ा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां N2+ जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो 2 बेहतरीन नाम लिविंग ग्रुप के नाम पे हमारे सामने आने चाहिए। एक होता है N2+, नहीं पता है तो जान लीजिए, दूसरा होता है H2O+। अगर ये 2 हैं तो इन्हें कहा जाता है वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये बनते ही मीडियम में रवाना होना चाहते हैं। अच्छा, रवाना होते टाइम आई ने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं जाने में। उसने पूछा कैसे करोगे, बोला कुछ नहीं, तुम एक काम करो, यहां से तुम निकलो, यहां पॉजिटिव आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, बाजू में क्या आएगा, नेगेटिव। मैं उसको देख के मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराओगे तो क्या बनेगा, तो भैया जी यहां पे बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्या बनेगा, ये देखिए C2H5, यहां पे आई राजकुमारी कल्लो, नीचे आयोडीन लटकता हुआ नजर आया। ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर नजर आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, 3rd पार्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं सर। Which indicator is used for the titration of sodium hydroxide with oxalic acid? ऐसा सवाल के अंदर लिखा गया है। सिंपल सी बात है, ऑक्सैलिक एसिड कैसा है भैया,
वीक एसिड है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर और तो और ऑर्गेनिक के अंदर दो जगह अगर मैं आपसे बात करूं तो जिक्र किया जाता है कि भैया स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर यूज किया जाएगा कौन सा? फेनोप्थलीन। अगर आप देखेंगे यहां पे तो दो जगह ऑप्शन में लिखा होगा, एक यहां पे लिखा है, एक यहां पे लिखा है, यानी आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहले और तीसरे में। अब मीडियम कैसा है? तो NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब मीडियम कैसा हो गया? बेसिक। बेसिक मीडियम में किस कलर का होता है? ये कैसा इंडिकेट करता है? पिंक कलर। वहीं अगर एसिडिक मीडियम डाल देता तो कैसा हो जाता? न्यूट्रल हो जाता सर उस समय तो। ठीक है, तो अगर हम आपसे यहां पे बात करें फेनोप्थलीन कलरलेस से कैसा हो जाता है? पिंक। येलो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। याद रखिएगा जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाएगी तो बेहतरीन इंडिकेटर फेनोप्थलीन को माना जाएगा। और याद ये भी रखिएगा कि जब वो अल्कालाइन मीडियम में होता है तो पिंक कलर का होता है, अदरवाइज वो कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम अगर आपको दे दे, यहां पे अगर तगड़ा एसिड दे दे आपको और वीक बेस दे दे, उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिडिक मीडियम में इसका कलर हो जाएगा कलरलेस, और अगर अल्कालाइन मीडियम है तो किस कलर का होगा? पिंक। तो इसलिए आंसर क्या गया? फेनोप्थलीन कलरलेस टू पिंक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये है, नाइट्रोजन एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ज़ेनॉन एटम, इनको मैच कराना है। भैया जी ऑक्सीजन को सुनते ही एमओटी अपने दिमाग में आनी चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर जो है क्लास 11th का, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट की O2 B2O2S2 अगर आपको याद हो, बॉस B2O2 और S2 अगर इनकी बात किया जाए तो भाई होता क्या है, इनके अंदर देखने में तुम्हें लगेगा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए B2O2 और S2 कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जब वो बात करता है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। सी का फर्स्ट कहां दिया गया? सी का फर्स्ट, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, खत्म। अब सवाल ये पूछा गया, नाइट्रोजन एटम, फ्लोरीन, ज़ेनॉन एटम। अब बोल रहा है कि नाइट्रोजन एटम से किससे मैच कराएं? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। कहां ग्रुप 18 का? थोड़ी 15 का होता है, तो एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15। अरे भाई आपको पता है कि NP3 और NP4 में कंपैरिजन आपको पता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में कि NP3 के अंदर स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो समझना आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड। कौन सा? मोस्ट लूजली बॉन्डेड। कौन सा होगा? सबसे बाहरी शेल इलेक्ट्रॉन, बोले तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। उसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। काहे देनी पड़ेगी? अरे न्यूक्लियस पकड़ के खींच रहा है भाई, तो न्यूक्लियस से अगर उसको जुदा करना चाहते हो तो सोच के बताओ कि आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी? हाँ सर देनी पड़ेगी। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सर सॉलिड स्टेट में दे तो कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर कही जाती है। खैर अगर हम बात करें, उसने बोला नाइट्रोजन एटम, एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा आपका? ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड ही होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद कहता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसी पेपर के अंदर 2 बार पूछा गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसी पेपर के अंदर सेम लाइन 2 बार आई हुई है। देखिए यहां पे नाइट्रोजन का ए का थर्ड हो गया, बी का क्या हो जाएगा? फ्लोरीन मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन छीन ले। एक बात मुझे बताओ, F2 से F- बनाओगे तो ये F2 से F- कैसे बना? इलेक्ट्रॉन छीन के, हाँ या ना? क्या F2 बन के खुश है या F-? सर फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सपना है कि वो अपने सर पे हमेशा -1 का चार्ज रखना चाहता है या माइनस चार्ज रखना चाहता है। तो F2 से F- बना, ठीक है, तो क्या ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन खाएगा या नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है F2Cl2 Br2 और I2 में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आ जाता तो आंसर क्या जाता? I2 जाता। अगर फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है तो I2 क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पे अगर हम बात करें कि ये फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? बी का 4, ठीक है। अब कौन सा बच्चा भैया? सी का हमने कह दिया है फर्स्ट, और डी का हमने क्या कह दिया है? ज़ेनॉन।
तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18, आपको पता है नील बर्थलेट की वो कहानी एनसीईआरटी की जुबानी की, कहा गया है कि जेनॉन जो होता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो रेड कलर का कंपाउंड भी बनाता है। जेनॉन का पहला कंपाउंड अगर आप जाके देखेंगे नील बर्थलेट ग्रुप नंबर 18, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक, वहां दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जेनॉन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, यानी डी का हो जाएगा सेकंड। तो ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, डी का सेकंड, यस। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और आयन विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद इन द पेयर। देखो भाई जिंक क्या होता है, जिंक क्या है आपका, तो जिंक की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 30 का मतलब क्या हो गया 3d10 4s2, 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो आउटर मोस्ट शेल से, बचा क्या 3d10, d10 का मतलब एक भी अनपेयर्ड है नहीं सर, मतलब 0 अनपेयर्ड आया। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 का मतलब क्या हो गया 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन गायब किया तो +2 आया, 3d2 भी गायब कर दिया तो +2 आया। कितना बन गया यहां पे, अगर हम बात करें Ti2+ दिया गया है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट Cr2+ Fe2+ के अंदर, तो Cr2+ और Fe2+ के अंदर आप देखेंगे तो ये बनेगा D6 और ये बनेगा D4, इसके अंदर भी 4 अनपेयर्ड और इसके अंदर भी 4 अनपेयर्ड। कैसे सर 6 में 4 अनपेयर्ड कैसे होंगे, अरे d ऑर्बिटल कितने 5, 1 2 3 4 तो अनपेयर्ड दिख ही रहे हैं, D4, D6 में कैसे 4 अनपेयर्ड होंगे 5 6, अब कितने दिख रहे हैं 4 ही तो अनपेयर्ड दिख रहे हैं भैया, यानी कि इसका भी 4 इसका भी 4, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Ti3+ एंड Cu2+, Cu2+ का मतलब क्या हो गया, Cu2+ की अगर हम बात करते हैं तो Cu इन जनरल क्या होता है, Cu होता है 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन उड़ाओ Cu+ बना, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो Cu+2, यानी ये क्या बन जाएगा 3d9। और Ti3+ का मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का मतलब क्या हो गया, टाइटेनियम का मतलब हो गया 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ 2 पॉजिटिव आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन उड़ाओ कितना हो जाएगा 3 पॉजिटिव। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने आ रहे हैं 1, यहां 9 है, तो 9 में से अगर हम बात करें कि 9 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, तो पेयर्ड कितने होंगे ये जरा गौर से देखिएगा। ये अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेयर्ड अभी भी एक बच रहा है, अगर आप देखें तो यहां पे भी अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट V2+ एंड Cu+, Cu+ का मतलब क्या हो गया, Cu+ का मतलब हो गया D10, मतलब 0 अनपेयर्ड। और अगर हम बात करें V2+ के केस में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का मतलब क्या हो गया 3d3 4s2, 3d3 का मतलब यहां पे ये बन गया d3। सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और आयन विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज विद इन द पेयर। अब बड़ी शानदार सी ट्रिक होती है क्या कि भैया जितना म्यू की वैल्यू आया है ना उतना पॉइंट समथिंग कर दो, जैसे 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग इसकी, मतलब ये तो वो पेयर नहीं है, सी बी आंसर नहीं हो सकता। इसकी 1 पॉइंट समथिंग, इसकी 1 पॉइंट समथिंग, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, यहां 2 अनपेयर्ड आ रहे हैं, यहां 0 आ रहा है सर, और यहां पे कितना आ रहा है, यहां 3 अनपेयर्ड आ रहा है और यहां 0 आ रहा है सर, मतलब कौन से पेयर अलग है ए और डी, और ए और डी ऐसा कहीं आंसर हमें दिख रहा है क्या, ए एंड डी ओनली, यस सेकंड पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन, किसके अंदर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ही दिया गया है, यस क्लोरोफॉर्म के अंदर दिया गया है। अब क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो सिंपल सी बात है क्लोरोफॉर्म के अंदर जो जितना कम पोलर होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, 4 ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं, एक साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या है, एक अल्केन है, अल्केन है तो इसका तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0, और NaCl इन सब में सबसे तगड़ा आयनिक कंपाउंड है, ये हमें पता है। मैंने क्या बोला, पोलैरिटी जहां पे जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा कहां है NaCl, NaCl सबसे पीछे आएगा, सबसे कम सॉल्युबल होगा, इतना मुझे कंफर्म हो चुका है। और साइक्लोहेक्सेन का डाइपोल मोमेंट यानी अल्केन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये सबसे आगे आएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो साइक्लोहेक्सेन कहां नहीं दिया गया, यहां नहीं दिया गया, ये आंसर नहीं हो सकता। NaCl पहले कहां नहीं दिया गया, यहां नहीं दिया गया, ये आंसर नहीं हो सकता, बचा ये दोनों, साइक्लोहेक्सेन सबसे आगे NaCl सबसे पीछे, साइक्लोहेक्सेन आगे NaCl सबसे पहले। लेकिन सवाल ये है कि सर CH3Cn मैं ले लूं और CH3OH मैं ले लूं, अब बताइए यहां पे सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से सुनना, ये रहा CH3, ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.25 के करीब हो जाएगी।
और अगर मैं बात करूं CS3OH, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। अरे भैया खींचेगा खींचेगा खींचेगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अच्छा बाजू में भी तो ऐसा थोड़ी है, मंगल ग्रह से है, ये भी खींचेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव। दिक्कत ये है कि सर ये 3.25 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, ऐसा मान लो, और ये कितने के 3.5। ज्यादा कौन खींच रहा है सर? ये वाला। पोलैरिटी ज्यादा कहां आएगी? यहां पे। सॉल्युबल कम कहां होगा? कौन होगा कम? तो सर ये वाला। तो पहले सॉल्युबल कौन? सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, देन CS3CN, देन कौन होता है CS3OH, देन कौन होता है NaCl, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 की जब हम बात करते हैं तो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, केमिकल बॉन्डिंग में अपने को देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इक्विटोरियल और एक एक्सियल बॉन्ड होती है, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ लंबी होती है इक्विटोरियल के कंपैरिजन में, ऐसा कौन सजेस्ट करता है? NMR सजेस्ट करता है। खैर अपने सिलेबस में आओ। PCl5 पोजेस टू डिफरेंट PCl बॉन्ड एंगल। जी बिल्कुल, एक ऐसे है 120 डिग्री, एक ऊपर और एक नीचे है, समझ रहा हो। अगला क्या बोलता है? ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ। अभी मैंने बोला एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों अलग अलग होते हैं, और ये क्या बोल रहा है? ऑल 5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल। नहीं यार चल हट, सवाल क्या पूछ रहा था? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही होगा। ठीक है नेक्स्ट आते हैं। PCl5 एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यस ये करेक्ट होता है। PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या तो गलत है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो, 4 इथाइल 3 इथाइल गलत काटो, 1 इथाइल काटो, 4 इथाइल ठीक है, 4 इथाइल ठीक है, और क्या कह रहा है? 1 फ्लोरो ठीक है, 1 फ्लोरो ठीक है। उसके बाद से क्या कहता है? 2 नाइट्रोबेंजीन, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 6 नहीं होगा भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे सारे लेंथेनॉइड्स दिए गए। लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सर? लेंथेनॉइड की सर +3 में होती है, यानी कि एनी हाउ वो +3 में आना चाहता है। अगर मान लीजिए +4 में है तो सर +4 से +3 आना चाहता है। मैंने कहा मान लीजिए ऑलरेडी वो +2 में है तो सर +2 से +3 बनना चाहेगा। +2 से +3 बनने के लिए सर इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है। और +4 से +3 आने के लिए सर इलेक्ट्रॉन खाना पड़ता है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन खाओगे तभी तो सामने वाले का पॉजिटिव बढ़ेगा, तभी तो सामने वाले के सर पे पॉजिटिव आएगा ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन तुमको देगा खिलाने के लिए उतना उसका पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। और पॉजिटिव का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन। और तुमको पता है लेंथेनॉइड +4 से +3 में आएगा तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर वो +2 से +3 जाएगा तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन एक्ट करेगा भैया? दे रखा है C4+ और Tb4+ दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें C और यहां पे Tb की अगर हम बात करें, दोनों 4+ से कहां आना चाहेंगे? 3+। किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। आंसर फर्स्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो ऑलरेडी अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पे भैया EU का ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, सवाल क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग। मैंने बोला +2 से +3 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, EU2+ एंड YB2+ ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि +4 से +3 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा, और उस कंडीशन के अंदर इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। ऐसा +3 क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट रिएक्शन बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। भैया देखो CS3 C+O, ये Cl ले लिया। अब अगर हम बात करें कि इसको किसके साथ ट्रीट करोगे? H2O के साथ, तो H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी। चल हट, Cl कहीं का बड़ा आया बॉन्ड बनाने, भाग यहां से। H2O H+ और OH- में टूटेगा। पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव का है भैया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच खींच के हालत कर रखी है नाजुक। बाजू वाले के सर पे क्या आया? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। पानी के कितने हिस्से? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव किसको देख के मुस्कुराएगा? नेगेटिव को। नेगेटिव किसको देख के मुस्कुराएगा? पॉजिटिव को। तो यहां पे अगर हम बात करें कौन आएगा कौन जाएगा, देखो जरा, पॉजिटिव वाले एंड पे कौन आएगा? OH-। नेगेटिव वाले एंड पे H+।
प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH और यहां पे बनता हुआ नजर आया HCl। यस, ये तो हो गया, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं KMnO4 इन बेसिक मीडियम H3O+ हाइड्रोलिसिस दे रखा है। आपको मैं बता दूं 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगली बात अगर हम करते हैं CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसीटोन, ये जॉन्स रिएजेंट है अगर आपको याद आ रहा होगा। पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट PCC, दूसरा होता है कॉलिंस और तीसरा होता है जॉन्स। याद रखने का तरीका याद ऐसे भी रख सकते हैं, CJP जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद नहीं, CJP जिंदाबाद, कॉलिंस, जॉन्स और पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक कन्वर्ट करने में सक्षम होते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ है, ये वाला हुआ। LiELH4 कभी भी अगर हम बात करें, यहां पे अगर आप देखेंगे CONH2 ग्रुप है और इसको कभी भी COOH में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड पार्ट। बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं। द UV विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ द लैंथेनॉइड्स आयन आर X, ठीक है। Probably because of the excitation electron involving Y, the X and Y respectively are। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, हालांकि उतना ही उलझाने वाला भी था। रीजन क्या है, रीजन सबसे बड़ा ये है कि भैया ये एनसीईआरटी की लाइन से आ गया सवाल, ठीक है। और कहां से आया, एफ ब्लॉक से, जिसे आप जनरली क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर बच्चे के पास दिमाग होता तो आंसर कर देता। क्या कह रहा है, द यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनॉइड आयन। लेंथेनॉइड मतलब किसकी बात कर रहा है, एफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। लेंथेनॉइड आयन का मतलब एफ इलेक्ट्रॉन, आर एक्स। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग, किसके एक्साइटेशन से, तो एफ के एक्साइटेशन से, एफ के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से। अच्छा, जो बैंड बनता है वो नैरो बनता है या फिर ब्रॉडर बनता है, तो एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि एफ एफ ट्रांजिशन जब हो रहा होता है तो बैंड जो बनता है वो नैरो बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, नैरो एंड एफ ऑर्बिटल। यानी कि एक्स कौन हो गया आपका, नैरो। क्या बोलता है, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनॉइड आयन आर एक्स। एक्स कौन है, तो नैरो। Probably because of the excitation of electron involving, किसके इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके, तो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके। तो आंसर क्या हो जाएगा, नैरो एंड f। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, माइट पॉसिबल कि अगेन हमें इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर जरूर देखने को मिले, ऐसी उम्मीद है। वैसे तो f ब्लॉक से एक सवाल वो रखेंगे ही रखेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सवाल पूछा गया। इथाइलिन का मतलब हो गया आपका, ये रहा CH2, ये रहा CH2। आगे डाइअमीन का मतलब 2N हो गए, और टेट्राएसीटेट का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें, एक तरफ से देगा, दो तरफ से, तीन तरफ से, चार तरफ से, चूंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इधर से भी देगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इधर से भी, 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। और कितना चार्ज आ रहा है, एक की वजह से एक पे -1, तो कितने ऐसे दिख रहे हैं, 4, तो -4 हो जाएगा। कैसा होता है, कितनी तरफ से दे रहा है, 1 नहीं 2 नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6, हेक्साडेंटेट कहेंगे सर। क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेट। यस, हेक्साडेंटेट लिगेंड। एमबी क्या होता है सर, जिसके पास देने के लिए साइट एक नहीं दो तरफ से हो, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम वो एक ही तरफ से दे सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में 2 रास्ता है, एक सामने और एक पीछे वाला गेट खुलता है, लेकिन आप एट अ टाइम एक ही रास्ते से निकलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में एम्बीडेंटेड दरवाजा है, मतलब है तो 2 दरवाजा, लेकिन यूज कौन सा करते हैं आप, एक ही। ऐसे ही लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो लेकिन एट अ टाइम एक ही तरफ से दे पाए, हम उन्हें कहते हैं एम्बीडेंटेड। एनसीईआरटी के अंदर 2 जगह चर्चा की गई है सर। कहां कहां की गई है सर, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की बात की जाती है। आप क्लास 12 की एनसीईआरटी खोल के देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड एक शब्द दिया जाता है। सच कहूं तो हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है ना, उसे ऑर्गेनिक में जाके हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं और इनऑर्गेनिक में घूम फिर के आके हम लिगेंड कह रहे हैं, बस इतना ही फर्क होता है। वेलकम टू द टॉपिक अगेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HXS। सिंपल सी बात है भैया, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये क्या बोलता है, HF, देन क्या हो गया HCl, देन क्या हो गया HBr, देन क्या हो गया HI। अच्छा, पहले मैं वो बात बता देना चाहता हूं आपको, मैंने कहा एक ही पेपर में एक तरह के 2 सवाल देखने को मिले। अभी आपको पता है फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है आपका,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या लिखता है, यहां पे फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, अगर आप ढंग से देखें तो क्लोरीन लिखा हुआ है। अगेन सेम वही वो जवाब वहां पूछा गया था और यहां पे जवाब छुपा हुआ था। अगर आप पेपर को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको जवाब कई सारे छुपे हुए मिल जाते हैं। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं आयोडीन इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन क्लोरीन। फ्लोरीन का जो कहा जाता है द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज स्मॉलर देन क्लोरीन। ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा Cl2, देन किसका होता है Br2, देन होता है F2 एंड देन होता है I2। अब लाइन क्या बोला है, द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन क्लोरीन। ठीक है, आगे लिखता है फ्लोरीन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हेलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7। यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन एकमात्र ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि -1 में रहता है अमॉन्ग हेलोजन। इसीलिए तो एनसीईआरटी पी ब्लॉक में जब आप जाते हैं ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, दैट इज HOF। जेई मेंस में पहले ये सवाल डाला था, अभी उसी सवाल को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के नीट के अंदर डाल दिया कि फ्लोरीन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर हेलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 +7। जी बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX, X क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो गया आयोडीन। कहता है HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन HCl, देन HBr, देन HI। इस बात में कितनी मतलब सफेदी है, इस बात को थोड़ा देखिएगा भैया। मान लो मैंने ले लिया HF, मैंने क्या ले लिया HCl, मैंने क्या ले लिया HBr, मैंने क्या ले लिया HI। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अगर कोई बोले तो क्या बोलोगे, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड को डिफाइन करने के लिए 3 थ्योरीज आई थी, लेविस कॉन्सेप्ट, अरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट आए थे, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपने पढ़ा, जीओसी के अंदर आपने पढ़ा, लेकिन फिर वापस मैं रिकॉल करा देता हूं। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अरेनियस साहब ने कहा एसिड वो होता है जो H+ देता है। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि ये एसिड है तो ये H+ देगा, H+ देगा, H+ देगा, H+ देगा, सिंपल सी बात है। यहां क्या बनेगा सर, F- बनेगा और यहां क्या बनेगा सर, I- बनेगा। बहुत खूबसूरत। यहां क्या बनेगा, Br- और यहां क्या बनेगा, Cl-। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाए, मैं क्या कह रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाए, मैं क्या कह रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ जाए। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी H+ देगा, और जल्दी H+ देने का मतलब तगड़ा एसिड है। तो एक बात तो I- ज्यादा स्टेबल या F-? सर ऊपर से नीचे जाओ, साइज देखो तो ऊपर फ्लोरीन पे F- है, तो F- से बड़ा साइज किसका, Cl-, Cl- से बड़ा Br-, Br- से बड़ा I-। सबसे ज्यादा एनायन कहां स्टेबल होगा सर, जो जितने बड़े वाला उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। काहे भैया, सर उतना फैलेगा ना, अरे चार्ज 10% यार। तो यहां पे अगर हम बात करें I- सबसे स्टेबल एनायन है, और अगर ये सबसे स्टेबल एनायन है तो जल्दी H+ देगा, जल्दी H+ देगा। तो आप मुझे सोच के बताइए इसके सर पे ये कैसा हुआ, सबसे तगड़ा एसिड। देन कौन हुआ, HBr हुआ, देन कौन हुआ, HCl हुआ, देन कौन हुआ, HF हुआ, स्वाहा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहां पे, एग्जैक्टली आंसर ये होगा। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर होगा कि ये नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, उल्टा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपल सी बात है, आपको दिया गया CH3OH SOCl2 के साथ ट्रीट करने के लिए। देखो कैसे होता है, ये रहा CH3, ये रहा O और ये रहा H। हमने लिया S डबल बॉन्ड O, यहां पे Cl। ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर है, लोन पेयर लेके जाएगा। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पीछे छोटा सा एंटी बॉन्डिंग, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। यहां पे राजकुमारी कल्लो निकल चुकी हैं, क्या बन जाएगा जरा गौर से देखिए। यहां पे बन चुका है CH3, ये रहा O, ये छोटा सा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जाके जुड़ चुका है S डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक क्लोरीन अभी भी नजर आ रहा होगा। अगर आप ढंग से देखें, ऑक्सीजन ने चूंकि अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, इसलिए सर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, लोग कहते हैं इसे फॉर्मल चार्ज। बहरहाल यहां पे देखना ये दिलचस्प है, आपको पता है एक बड़ी अच्छी बात कि यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव आया, चला हाइड्रोजन कहीं का बड़ा आया मेरे सर पे बॉन्ड बनाने। अरे भाई ऑक्सीजन एक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने सर पे नेगेटिव रखना चाहेगा, पॉजिटिव कहां रखेगा। मान लो पॉजिटिव आ गया, चला
हाइड्रोजन कहीं का, बड़ा आया बॉन्ड बनाने। कैसे भगाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। अब ले लिया तो यहां H+ निकला था, यहां Cl-, ये क्या बन के निकल गए? HCl। अरे याद करो डार्जेंस रिएक्शन हेलो अल्केन हेलोएरीन्स के अंदर, आप 5वीं रिएक्शन जाके पलट के देखना, वहां पे यही दिया गया है, यही तो है वो डार्जेंस रिएक्शन, लिखता है उसी के अंदर। गैसियस बाई प्रोडक्ट बनता है, कैसे? एक HCl का बनता है और एक किसका बनता है सर? SO2 यहां से उड़ता हुआ नजर आता है सर, तो यहां SO2 निकल गया, बचा क्या? CH3 और Cl, तो यानी कि हमारा बच गया CH3 और Cl। मेन मुद्दा क्या है कि सर इसको किया तो ए क्या बना? CH3 Cl बना, ठीक है। अब KCN है, एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पे ये क्या है? K+ और ये Cn क्या है? माइनस। ये किसकी तरह काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये जोर से जाके यहां पे एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा और यहां पे बन जाएगा CH3 C∧N। कह रहे हैं NaHg, Na का मतलब क्या होता है? एक मेटल होता है सर, मेटल का काम क्या है? वो जाके इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा यहां पे बनेगा CH3 C∬, यहां पे बन जाएगा N- और इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N- बना तो ये क्या करेगा? ये ETOH के साथ जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन करके बनाएगा CH3 C∬O NH2 बनाएगा, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया है ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन ट्रैप करेगा। किससे ट्रैप करेगा? ETOH से। और यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा। अब हमसे क्या बोलता है कि हमने H2O ले लिया, तो H2O लेके क्या कर लोगे भैया? तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो करोगे तो क्या बनेगा? यहां पे देखो, पार्शियल डेल्टा यहां पे पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये आ गया यहां पे H+, इधर की साइड कौन आ गया? H+, और यहां पे कौन आ गया? OH-। एक बार नहीं 2 बार करना है सर, तो 2 बार करोगे 2 OH- इधर और H+ इधर, यानी ये बन गया CH3 COH, यहां पे ये OH और ये रहा H। यहां से आप क्या निकाल दीजिए? पानी निकाल दीजिए, और फाइनली अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा CH3 C∬OH। अच्छा जरा गौर से देखिएगा, चूंकि अगर मैं बात करता हूं यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में ये हाइड्रोजन क्या बन जाता है? ऑक्सीडाइजेबल H बन जाता है। तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3 C∬O OH में। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका अगर हम बात करें तो यहां पे, अच्छा यहीं तक ले जाके छोड़ दिया है, यहीं तक अगर हम बात करें तो यहीं तक इसने ले जाके छोड़ दिया। या फिर हम दूसरा मेथड भी एक और लगा सकते हैं ऐसे सवालों के अंदर। एक सवाल, इस सवाल के अंदर और क्या कर सकते थे वो सुनिए। यहां पे जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, यहां NH आया, यहां पे NH आया, तो ये क्या बन गया? एक बार वापस मैं बना देता हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे ये बन चुका है आपका CH3 C∬N और ये बन गया H, और यहां पे भी एक हाइड्रोजन आ गया। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि एक काम करिए, इसको ट्रीट कीजिए किसके साथ? H2O के साथ। अच्छा उसके पहले भी कुछ दे रखा है, उसके पहले NaNO2 + HCl दे रखा है, यानी कि और एक बार और ट्रीट कराओ, Na + Hg से इसको ट्रीट करेंगे, अगेन ये जाके इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड टूटेगा, ETOH मीडियम में आएगा और ETOH से एक्टिव हाइड्रोजन लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CH2, ये बन गया आपका NH2 बन गया। अब कह रहा है NaNO2 + HCl से ट्रीट करो, तो NaNO2 + HCl क्या करेगा? तो ये NH2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बेस्ट लिविंग ग्रुप में, यानी कि ये बन गया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या दे रहा है कि अब इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाइड्रोलिसिस क्या? H2O से रिएक्ट करा दो, तो H2O से जब रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 और यहां पे बन जाएगा OH, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और आंसर नंबर 3 बन जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहता तो पॉसिबिलिटी किसकी थी? ये नहीं दिया रहता तो पॉसिबिलिटी इसकी थी फिर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दिया गया मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कह रहा है कि लेंथेनॉइड D ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक और S ब्लॉक। S ब्लॉक कौन होता है? सीजियम, सीजियम S ब्लॉक है, मतलब एक सॉरी D का क्या हो जाएगा? थर्ड, D का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड तो सीरियम ही होता है, मतलब कि A का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। D ब्लॉक एलिमेंट Mn है, यानी कि B का हो जाएगा 4। और क्या दे रखा है? P ब्लॉक एलिमेंट, यहां पे P ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, यानी C का सेकंड। ऐसा आंसर कहां मैच कर रहा है? 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3, यस थर्ड नंबर आंसर। ऊपर वाला देखिएगा 1 4 3 2 दिया गया है, 2 3 नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एम्बिडेंटेड लिगेंड? अगेन आ गया सवाल, ऐसे लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइड बट एट अ टाइम कैन डोनेट बाय ओनली वन साइड। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा, SCN की जब आप बात करते हैं तो नाइट्रोजन की तरफ से भी दे सकता है, सल्फर के पास लोन पेयर है इसलिए भी दे सकता है, तो यानी कि ये एम्बिडेंटेड हुआ क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है बट दे एक ही तरफ से सकता है। क्यों सर? कोऑर्डिनेशन में ऐसा क्या होता है, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल, ऐसा आपको बताया जाता है। आगे आइए, NO2 की अगर हम बात करते हैं सर तो N डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, क्या ये ऑक्सीजन की तरफ से दे सकता है? यस सर। नाइट्रोजन की तरफ से? यस सर। एम्बिडेंटेड ये भी है। साइनाइड के केस में आ जाइए, C ट्रिपल बॉन्ड N, N माइनस, यस सर। कार्बन का लोन पेयर, यस सर, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उल्टा डेटिव बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन में, ठीक है, ये जेईई मेंस का भी क्वेश्चन रह चुका है पहले, तो यानी कि ये भी एम्बिडेंटेड, ये भी एम्बिडेंटेड, ये भी एम्बिडेंटेड। C2O4 ऑक्सीलेटो OX-2, इसी को तो लिखते हैं आप OX-2 ऑक्सीलेटो, ठीक है, ये एम्बिडेंटेड नहीं होता है सर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या है? द मेजर प्रोडक्ट सी इन द बिलो रिएक्शन इज। सिंपल सी बात है, एल्कोहलिक KOH दिया, एल्कोहलिक KOH का मतलब यहां पे ये रहा CH3 CH2 और ये रहा CH, ऊपर रहा H और नीचे रहा Br। यहां पे सबसे पहले एल्कोहलिक KOH का मतलब समझिए क्या होता है। एल्कोहल का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ROH है ना, और यहां पे KOH, KOH का मतलब K प्लस बनेगा, OH माइनस, एनायन, एनायन का सपना जीवन की पहली रिएक्शन सर एसिड बेस, ना करने को मिले तो NaR, ना करने को मिले तो NSR। तो पहली एसिड बेस है, एसिड बेस करने के लिए क्या चाहिए? एक्टिव हाइड्रोजन। सर एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हर वो H केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव H। सर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है या नहीं होती है? 3.5, तो जुड़ा H, एक्टिव H। एक्टिव H का पहला काम एसिड बेस रिएक्शन करना, एनायन का पहला काम एसिड बेस रिएक्शन करना, जाएगा यहां से हाइड्रोजन को खा जाएगा और बनने वाला क्या जनरेट हुआ? RO माइनस, ठीक है। RO माइनस जैसे ही जनरेट हुआ, ये RO माइनस जाएगा और यहां से हाइड्रोजन खाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन खाए, यहां पे नहीं सॉरी, बीटा पोजीशन से, ये तो अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से क्या करेगा वो? हाइड्रोजन जैसे ही खाएगा, यहां पे CH2, ये रहा H। RO माइनस ने हाइड्रोजन ट्रैप किया, सर पे नेगेटिव आया। कार्बन अपने सर पे नेगेटिव बहुत देर तक नहीं झेल सकता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है यार, बहुत लो घराने की एलिमेंट है वो, बहुत ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने सर पे पॉजिटिव रखना पसंद करती है, नेगेटिव नहीं। यहां पे नेगेटिव आते ही तुरंत क्या करेगा? ये देखा क्या है? ये है आपका Br, वैसे ही X है, बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल जाएगी। जोर का झटका हाई जोरों से लगा, जोर से एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगी, Br यहां से बाहर गिरा, Br बाहर गिरा तो क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। जरा गौर से देखना भैया, ये तो आ गया A अपना, कह रहा है HBr ऐड कर दो, तो HBr का एडिशन करोगे तो ये रहा H, ये रहा Br, जैसे ही करीब जाएगा 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी 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 होगी, फाइनली आया पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। जोर से लात मारेगा, यहां पे Br बाहर जाके गिरेगा, पूरा मुंह पे धूल लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया आपका? CH3 CH2 और आगे क्या बन गया? CH2H। यहां पे कार्बन का कटोरा हो चुका है खाली, इलेक्ट्रॉन के लिए रोएगा, बिलखेगा, तड़पेगा, तभी मीडियम में बैठा Br माइनस से सारा करता है, टेंशन मत ले करी ना, मैं हूं ना, तो यहां पे आके अटैक कर देगा। प्लस पे माइनस की जरूरत थी इलेक्ट्रॉन की, इसने आके इसकी झोली भर दी। भैया यहां पे देखिए क्या बन गया? CH3 CH2, यहां पे आ गया बिहार, आगे लग गया ये CH2 और ये रहा H, ठीक है, यानी हमारा B भी आ गया। अब कह रहा है एक्वस KOH ले लो भैया। एक्वस KOH का मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक KOH का मतलब याद रखना, एक्वस वर्ड अगर कभी भी आ जाए, एक्वस वर्ड, तो हमेशा एक्वस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? एल्कोहलिक KOH दे दिया, एलिमिनेशन ही होना है, ठीक है। तो एक्वस KOH दे दिया, देख एल्कोहलिक KOH दिया तो तूने एलिमिनेशन किया, जब एक्वस KOH देगा सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पे क्या बनेगा सर? K प्लस, बाजू में OH माइनस, X जुड़ा हुआ है, यस सर, ये देखो ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पे OH माइनस जाएगा, जोर की लात मारेगा, Br को बाहर करेगा, SN2 रिएक्शन। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2, यहां आ गया OH और ये आ गया CH3। ऐसा आंसर कहां दिख रहा है? अच्छा प्रोपेन टू ऑल, अच्छा प्रोपेन टू ऑल कहां दिख रहा है? प्रोपेन टू ऑल, यस, सेकंड नंबर। नेक्स्ट सवाल, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एनिलीन साहब, इतना फेमस एग्जांपल यार, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना,
वो AlCl3 को, AlCl3 अगर मैं बात करूं किसके साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, कह रहा है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि मान लो अल्काइलेशन के दौरान कोई लुईस एसिड लोगे, लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर खा के केटाइन जनरेट करेगा। पता चला नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले ही लुईस एसिड के साथ खोपचे में बॉन्ड बना रहा है, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर बिजी हो गया तो अल्काइलेशन कहां से कराओगे? तो आंसर क्या होगा इस केस में? आंसर होगा आपका एनिलीन। सवाल क्या पूछा गया है? सवाल ये पूछा गया है कि भाई एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देगा बट गिव अ पॉजिटिव कार्बिलामिन टेस्ट। कार्बिलामिन टेस्ट कौन देता है? आपका एनिलीन आपका पॉजिटिव कार्बिलामिन टेस्ट देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एनिलीन। यस। नेक्स्ट, A steam volatile organic compound, again purification of organic compound, class 11 से ये सवाल पूछा गया है कि steam volatile organic compound which is immiscible with water, जो immiscible है किसके साथ? पानी के साथ, has boiling point 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। During steam distillation a mixture of this organic compound and water will boil at, water की boiling point कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब क्लोज टू 100 डिग्री आप देंगे तो इनका मिक्सचर क्या करने लगेगा? खोलने लगेगा। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर से लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर विल बॉयल, तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना क्या शुरू हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा आंसर क्या दिया गया? तो क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यस, फोर्थ होगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, आई थिंक एनसीईआरटी कहती है, और इसने एक वर्ड लिख दिया है अमाइलोज। यानी कि ग्लाइकोजन जो एनिमल फैट होता है, अगर कहा जाए एनिमल स्टोर्ड फैट होता है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज नहीं होता है भाई, और इसने अमाइलोज यहां पे लिखा हुआ है। चलो तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, हाँ ठीक है, ये तो माता ईरानी ही कहती हैं कि ईस्ट और फंगी के अंदर मिलता है। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 1 कहां क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एमएन को इसके साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? भारी भरकम रिएक्शन देख के डरने की जरूरत नहीं है। कितने ऑक्सीजन है? तो सर 4 ऑक्सीजन। एक की वजह से चार्ज कितना होता है? -2, तो 4 की वजह से -8। पहले से कितना यहां लिखा गया है? -2, हटा दो -8 में से तो बचा कितना? -6। -6 का काउंटर आयन सर +6, ठीक है। अब देखो यहां पे 4H+ के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया गया। यहां पे क्या दिया गया? कितने ऑक्सीजन? 4। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1, मतलब कोई और बैलेंस कर रहा है। कितना बैलेंस Mn के द्वारा किया जा रहा है? सर +7। आगे देखो, यहां 1 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो चार्ज कितना आया? 2 × 2 कितना हो गया? -4 हो गया। तो यहां पे चार्ज कितना आ गया? +4। अब सवाल पूछता है द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय Mn इन द गिवन रिएक्शन इज +6, तो सो ही कर रहा है भाई, ये तो कर रहा है। +7 भी कर रहा है, अच्छा +4 भी कर रहा है अपना भाई। अच्छा क्या नहीं कर रहा है? तो 2 और 3 नहीं कर रहा है, मतलब B और E नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन। देखो P + I2 का मतलब क्या हो गया? PI3। याद रखना बेटा, PI3 दे दे या PCl3 दे दे या PCl5 दे दे, इन सब का, या फिर आपको क्या दे दे? SOCl2 दे दे, इन सब का काम क्या होता है? Cl जोड़ देना। कहां पे? अल्काइल ग्रुप के अंदर। तो अल्काइल ग्रुप के अंदर Cl जोड़ेगा, CH3 CH2 OH को हटा के Cl लगा दो, A बन गया अपना। अब कह रहा है कि यहां पे इसको Mg के साथ ट्रीट करिए, यानी Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो ये बन गया CH3 CH2, आगे आ गया यहां पे Mg, और ये आ गया I, ठीक है, Mg+। ये बन गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब कह रहा है इसको ट्रीट करो किसके साथ? HCOOH के साथ। HCOH क्या हो गया? HC+O, आगे क्या आ गया? यहां पे H ही आ गया। अब देखना जरा गौर से, ये R- जनरेट होगा, ये R- जोर का लात मारेगा किसके एंटी बॉन्डिंग में? करीना के। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये क्या बनेगा? CO पे नेगेटिव चार्ज, ये H2, और ये क्या जुड़ गया? R। R क्या है अपना यहां पे? तो R देखो क्या है? CH2 CH3 है, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, मीडियम में कौन बैठा हुआ है? H2O। तो H2O से जब रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, और फाइनली बना क्या है? आप अगर देखेंगे तो ये बना है CH3, फिर क्या बना है? CH2, फिर क्या बना है आपका?
CH3 CH2, आगे फिर क्या जुड़ जाएगा, आगे जुड़ जाएगा CH2 और ये जुड़ गया OH। ऐसा आंसर अपने को कहां पे दिख रहा है? अगर मैं बात करूं N प्रोपाइल एल्कोहल, पहला नंबर ऑप्शन ही है, तो ये हो जाएगा N प्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट सवाल के अंदर कहता है PTE3, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। PTE3 एंड AsPs3 आर द लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। कह रहा है PE3 का मतलब क्या हो गया, CH2 CH3, इथाइल ग्रुप की वो बात कर रहा है, तो CH2 CH3, यहां पे क्या हो गया CH2 और CH3, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, PET एंड AsPs3 एज लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, चूंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के नीचे वाले जनरली डी पाई बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग का केस, मतलब आप अगर वहां पे पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा। खैर, द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। नहीं भाई, आपको पता है कि नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अंदर लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करता है, तो एन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है PP सिंगल बॉन्ड। रीजन कि यहां पे लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, लेकिन वहां पे लोन पेयर रिपल्सन नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, आंसर जाएगा द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग नहीं है भैया, वीक एज द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड इज। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, सही है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिया जाता है, और देने वाला कौन है, नाइट्रोजन। कहां से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड में तो कोई डी आता नहीं है, तो खाली डी ऑर्बिटल है नहीं, तो कैसे वो देगा? तो देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिया जाता है ना, तो डी पाई तो वो कभी बना ही नहीं सकता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी कहां होता है भाई, कहां से बना लेगा वो? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन कैन नॉट लिखा है ना, कैन नॉट, हाँ, तो वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल, लिस्ट 1, लेक टेस्ट, निजलर्स टेस्ट, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, ब्राउन रिंग टेस्ट। सिंपल सी बात है, लेक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लेक टेस्ट किया जाता है Al+3 के लिए। ठीक है, लेक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, Al+3 के लिए। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए। किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा ए का हो गया आपका थर्ड और डी का क्या हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, ए का थर्ड, डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, डी का फर्स्ट, आंसर नंबर 4। वैसे जानना चाहते हो तो सुन लो, निजलर्स रिएजेंट किसके केटायन, कौन से केटायन, जीरो ग्रुप केटायन होता है, अमोनियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम सल्फोसाइनाइड की, तो ये किसके लिए होता है, तो ये हो जाता है Fe3+ के लिए। फिर क्यों जीना, खैर आगे आते हैं, यहां पे ये आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करो। HCl N2 H2O2, बॉन्ड एंथैल्पी दिया गया है, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी होता है। एन में सबसे ज्यादा बॉन्ड होता है, इन सब में 3 बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कहां दिख रही है, 946, तो N2 का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 बॉन्ड पाया जाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड हुए कम, बॉन्ड ऑर्डर हुआ कम, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम, तो O2 के केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ किसके अंदर, H के अंदर, और एक आ जाओ HCl के अंदर। अब दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैच कराते हैं बी का थर्ड, यहां पे ये दोनों नहीं हो सकते, क्लियर। उसके बाद से डी का देखते हैं, डी का फर्स्ट एक जगह मुझे नजर आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट सवाल के अंदर कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, सो सॉलिड सॉल्ट ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 एनायन डिटेक्टेड, कौन कौन सा एनायन डिटेक्ट होता है, एफरवेंस, अगर ब्रिस्क एफरवेंस आता है इसका मतलब कार्बोनेट आयन, कौन सा, कार्बोनेट आयन, CO3-2। गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग, H2S, NCERT क्लास 12 P ब्लॉक ग्रुप 16 के अंदर लिखा गया है। H2S की जब हम बात करते हैं तो रॉटन एग की तरह वो महकता है, तो गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, तो ये हो जाएगा सल्फाइड माइनस आयन।
गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड ब्राउन फ्यूम। ब्राउन फ्यूम तो किस में आता है, नाइट्रेट वाले केस में, NO2-। देख लेते हैं डी का फर्स्ट कहां है, यहां है, यहां है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ए का सेकंड कहां है, यहां पे है, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सवाल ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, CH3 क्या लगाएगा, +H, ये क्या है X2, ये रहा X, ये रहा X, Fe इन डार्क अगर हमें दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, Fe जाएगा, सबसे पहले X खा जाएगा, और X खाने के बाद यहां क्या जनरेट होगा, X+। ये कैसा डायरेक्टिंग है, या ऑर्थो या पैरा, क्योंकि ये क्या बोलेगा कि ऑर्थो पैरा पे जाने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब मिलेगा, तेरे जैसे भिखारी को वही मांगता है ना, तो तू ऑर्थो पे चला जा या पैरा पे चला जा। इसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार ऑर्थो पे गया, एक बार पैरा पे गया। अब क्या लिखता है, द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यानी X2 को कहां तोड़ नहीं सकते सर, F वाले केस में। क्यों सर, अरे तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी निकलती है कि पता चला जिस लैब में तोड़ रहे हो वही जल के राख हो गया, तो रिएक्शन क्या, साइंटिस्ट ही कंकाल तंत्र बन जाएंगे, तो रिएक्शन कौन करेगा वहां पे, समझ रहे हो। यही सवाल एनसीईआरटी ने पूछ दिया कि एफ के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, तो जैसे ही तोड़ोगे इतनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि उस कंडीशन में लैब जलने के भी पूरे चांस है, टेस्ट ट्यूब जलने के चांस है, साइंटिस्ट के जलने का चांस है भाई, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एफ। नेक्स्ट, द अल्कालाइन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय KMnO4 इन द इक्वेशन इज, कह रहा है कि R1 R2 और R3 मैं ऐसा क्या ले लूं कि वो इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता होना चाहिए। अगर R1 की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, CH3, R2 भी मैं क्या ले लूं, CH3, और R3 भी ले लूं CH3, यानी ये कैसा केटायन बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बन अगर ये बन जाता है तो KMnO4 बड़ी इजीली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब वही आपको बताना है कि R1 R2 R3 की जगह आप क्या लीजिए, 3 डिग्री बनाने के लिए तीनों जगह CH3 लेना जरूरी है, तो R1 CH3, R2 CH3, R3 CH3, आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहता है Mn2CO10, Mn2CO10 दे दिया, Mn वाले में कैसे बनता है, Mn2CO10, ठीक है, Mn2CO10 दे दिया आपने को, ये रहा CO 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 CO, ये ले लिया। कहता क्या है, मेटल मेटल लिंकेज यहां पे पाया जा रहा है। अच्छा, CO2 वाले, CO2 ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तो हो गए, अब बचे कितने, तो बचे आपके 1 2 और ये 3 आजू में, 1 2 और ये 3 बाजू में हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब क्या बोल रहा है, मेटल मेटल लिंकेज, क्या मेटल मेटल लिंकेज है, तो यस मेटल मेटल लिंकेज इनके अंदर पाया जा रहा है, मेटल मेटल लिंकेज, ठीक है। अच्छा, दोनों में नहीं पाया जा रहा है, एक में पाया जा रहा है MnMn में, इसमें कहां पाया जा रहा है, इसमें मेटल मेटल लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, टर्मिनल CO ग्रुप है, टर्मिनल यहां पे भी CO ग्रुप, यहां पे भी CO ग्रुप, ये दोनों में पाया जा रहा है, बी वाला, यस। ब्रिजिंग CO यहां नहीं पाया जा रहा है, ब्रिजिंग CO, लेकिन यहां पे ब्रिजिंग CO पाया जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है, तो यहां पे मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। और अच्छा, मेटल मेटल लिंकेज, मेटल मेटल लिंकेज यहां पे देखने को मिल रहा है MnMn के केस में, तो आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। ए बी एंड डी कहां अपने को देखने को मिल रहा है, ए बी डी, आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट सवाल, मिथाइल ग्रुप अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज केटायन, मिथाइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप है, इसको पॉजिटिवली चार्ज केटायन के साथ जोड़ दिया है, द स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन ड्यू टू, आपको पता है कि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन के जरिए इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और इसके पीछे इस फिनोमेना का नाम क्या है, हाइपर कंजुगेशन। क्या नाम है, हाइपर कंजुगेशन, क्या नाम है, हाइपर कंजुगेशन, नॉट इंडक्टिव, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन के जरिए ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है पॉजिटिवली चार्ज केटायन, जो कि स्टेबलाइज कर रहा है, किसके थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। नेक्स्ट,
बाकी NNYTS के ऊपर आप लोगों को जानकारी मिली होगी, कल भी दी गई थी, वापस मैं एक बार बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। क्या कुछ है इसके अंदर, आप इसे ऑफलाइन सेंटर पे भी दे सकते हो, आप इसे ऑफलाइन मतलब घर बैठ के भी दे सकते हो, आप इसे ऑनलाइन भी दे सकते हो, आपकी श्रद्धा और इच्छा अनुसार है ये, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बोलूं कि टोटल 25 टेस्ट हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात बोला जाए तो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, 8 पार्ट टेस्ट एंड 4 रिव्यू टेस्ट एंड 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं। 7 जो होंगे टोटल फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है। टेस्ट का टाइमिंग जो सेंटर पे रहता है यूजुअली आपके नीट के टाइमिंग अकॉर्डिंग होता है, जैसे 2 बजे से 5:20 PM तक, ठीक है। हाँ, बस इसमें खूबसूरत बात यह है कि एनटीए की तरह यहाँ पे धांधली आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले से ये पेपर लीक नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।